फाइनेंशियल ईयर 2020-21 खत्म होने को है और आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वैसे तो शायद आपने पूरी कर ली होगी, लेकिन यदि कुछ करने को बाकी है तो अपने पास अब थोड़े से दिन हैं, क्योंकि 31 मार्च 2021 से पहले हमें यह काम पूरा करना ही होगा। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ELSS के बारे में। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो पहले पार्ट में ELSS की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्या करना चाहिए, SIP करने से क्या फायदा होगा और लमसम में करने से क्या फायदा होगा, इन बातों की हम चर्चा करेंगे। और इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको मेरी पसंदीदा 3 टैक्स सेविंग स्कीम्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की टैक्स प्लानिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो यदि आपने अप्रैल 2020 के बाद टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और उसका कुछ पार्ट आपने 1920 के लिए यूज कर लिया है, तो आपको देखना होगा कि क्या जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं 2020-21 में वो क्या इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सफिशिएंट हैं या आपको कुछ और करने की जरूरत है। और दोस्तों, एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने शायद अप्रैल या मई में अपनी चॉइस अपने एम्प्लॉयर को दे दी होगी। और अब ऐसे में यदि उस वक्त यह डिसाइड किया है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में रहना है, तो बेशक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप उसको अभी भी बदल सकते हैं। और यदि आपका एम्प्लॉयर अब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट लेने से मना कर देता है, और साथ ही क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो भी रिजिम सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, लेकिन आप यदि अब भी अपनी चॉइस को बदलना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट की है और अब आप चाहते हैं कि नहीं, आप पूरा 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर 80D, 80G या किसी भी और सेक्शन में आपको लगता है कि आपको डिडक्शन क्लेम करने से यहां पर टैक्स में फायदा होगा, तो दोस्तों अब भी आप ये कर सकते हैं। और अपना जब आप ITR फाइल करेंगे उस वक्त यदि आपका एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने स्टार्टिंग में क्या डिसाइड किया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अब क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, हालांकि टैक्स प्लानिंग के लिए जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो याद आती है सेक्शन 80C, क्योंकि 80C की लिमिट है 1,50,000 रुपीज और यहां पर आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो या फिर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी सेक्शन 80C के तहत ही आपको टैक्स में छूट दिलाता है। बच्चों की ट्यूशन फीस या फिर अगर घर खरीदा है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, PPF का कंट्रीब्यूशन या EPF का कंट्रीब्यूशन, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश, इस तरह से बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं। लेकिन एक विकल्प है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है ये बेसिकली एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है और जैसा कि नाम से मालूम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। दोस्तों, आप जब किसी दूसरे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यदि वो ओपन एंडेड स्कीम है तो कभी भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप पैसे वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर
3 साल का लॉक इन होता है, यानी कि जब पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक आप वहां से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अपनी यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकते। और दोस्तों कई बार ये हमेशा सवाल आता है कि क्या मैं ईएलएसएस में एसआईपी कर सकता हूं, क्या उससे मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा? तो बेशक आपको टैक्स में छूट मिलेगी, चाहे आप लमसम में करें या आप एसआईपी करें, लेकिन 1.5 लाख तक के निवेश पर आपको अंडर सेक्शन 80C, टोटल लिमिट बता रहा हूं मैं 80C की, 1,50,000 है, वहां पर पूरा पैसा आपने ईएलएसएस में किया हो या फिर थोड़ा ईएलएसएस में और थोड़ा कहीं और किया हो, लेकिन टोटल 1,50,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एसआईपी में जितना पैसा आपका इस साल के अंदर इन्वेस्ट होगा उसी पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो यदि आप ये भी डिसाइड करें कि आपको 10,000 पर मंथ की एसआईपी करनी है तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अब यदि आप अब स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट आपकी मान लीजिए जा रही है, तो आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस साल में तो अब आपको लमसम करने में ही फायदा है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अप्रैल से ही एसआईपी कर सकते हैं। तो अब आपको यदि लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है ईएलएसएस में, तो पहले आप कैलकुलेट कर लें कि आपको कितनी जरूरत है, क्योंकि लिमिट 1,50,000 की है और आपके बच्चों की स्कूल फीस या जैसे मैंने बताया ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सुकन्या समृद्धि योजना, घर का अगर लोन रिपे कर रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर कैलकुलेट होता है। तो आप पहले वो सब कैलकुलेट कर लें और उसके बाद देखें कि कितनी और जरूरत है, उस हिसाब से आप बाकी का पैसा ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें। यहां पर 2 बड़े फायदे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो यह है कि क्योंकि इक्विटी में हमने हमेशा देखा है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है, वेल्थ क्रिएशन का स्कोप है। और दूसरी बात, जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, देखिए दोस्तों, जब आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर टैक्स में छूट तो मिल जाएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको 30% का उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यदि आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में करते हैं तो यहां पर आपको पहली बात तो यह कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से या इक्विटी से 1 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्टेड है, और 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट एक्सीड होता है उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। यानी कि यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो भी आपको 10% के हिसाब से ही उस पर टैक्स पे करना होगा। तो यदि आप यहां पर देखें तो आपको इन्वेस्टमेंट करने पर भी टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है और जो आपका इस पर गेन हो रहा है उस पर भी आपको टैक्स कम देना होता है। इसके लिए मैं हमेशा निवेशकों को राय देता हूं कि ईएलएसएस में निवेश करना टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी और वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से भी फायदेमंद हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईएलएसएस कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से और आप कैसे ईएलएसएस से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं अपने पसंदीदा 3 ईएलएसएस के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि आपने कौन से ईएलएसएस में निवेश किया हुआ है या आपने ईएलएसएस में निवेश किया ही नहीं है। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.